अच्छा, पानी कौन कौन पीता है? सभी पीते हो ऑब्वियसली। पानी कौन नहीं पीता? ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई जीव, ऐसा कुछ भी रिकॉल कर पा रहे हो जिसमें जीवन हो और वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो? मुझे तो ऐसा लगभग कोई याद नहीं है। तो इसका मतलब सभी जीवित चीज़ों के लिए पानी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमारे द्वारा ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए स्टूडेंट आपको पानी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, पढ़ाई के पर्पज़ से ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो आपको याद रहेगी और अपनी इंटेलिजेंस आप शो कर सकते हो उसके बाद। ओके, सो पानी एक असेंशियल चीज़ होती है सभी लिविंग फॉर्म के लिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो पानी के बिना होने ही संभव नहीं है। काफ़ी सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ना, वो पूर्णतः पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उसके बिना बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो सकते। इसीलिए पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाता है। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे, इसीलिए क्योंकि भाई ये इतना यूनिक क्यों है जो सब इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ पानी में होती है पोलर नेचर होता है इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसमें हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सारे बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए जो बॉन्ड के अंदर थे, थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लिया तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब अभी शेयरिंग में ही है, ऐसा नहीं है बॉन्ड टूट गया, पर थोड़ा अपनी तरफ होने की वजह से पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया। मतलब एक असंतुष्ट प्राणी जो अपने में खुश नहीं है, बाहर झांकेगा, देखेगा। अब एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी वाटर ही मॉलिक्यूल है, फिर भी जो ये वाला पहला वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोजन है ना, वो दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा उसके पार्शियल नेगेटिव के कारण। तो इसकी वजह से एक बड़ा ही यूनिक सा बॉन्ड बनेगा पानी का, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक बॉन्ड होता है जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बनाता रहता है, और इसी की वजह से ये जो एक वीक बॉन्ड अलग से बना है, एक तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था जो वाटर मॉलिक्यूल बना रहा था, ये बन गया दो मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड जिसको हाइड्रोजन हल्का सा बॉन्ड होता है, ये नकली एक तरीके से। सो इसी की वजह से पानी के अंदर काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी आती है। अब उसके बाद हमारे पास पानी को पढ़ने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, मतलब बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी टू चेंज इट्स टेम्परेचर। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जिसका मतलब क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बदलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, आप इस पानी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये थर्मल रेगुलेशन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी की हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, मतलब सिग्निफिकेंट एनर्जी चाहिए होएगी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर आपको अमाउंट चाहिए, उसको क्रॉस करोगे ना तभी पानी गैस में कन्वर्ट होगा। पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी अधिक होती है, यानी कि लिक्विड से गैस बदलने में महत्वपूर्ण एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से दिस हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये मदद करता है कूलिंग में। कैसे? इवेपोरेशन करके। अगला है इवेपोरेशन, यानी कि पानी निकाल के ऊपर वेपोरेट कर देगा, जिसकी वजह से वो जो चीज़ है वो ठंडी होएगी। मतलब ये गर्मी लेके उड़ जाता है तो ठंडक छोड़ के जाता है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है भाई? ऐसा सॉल्वेंट होता है
जो बहुत सारे पोलर चीज़ों को, आयनिक सब्सटेंस को अपने अंदर घोल सकता है। पानी भी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये कई सारी पोलर और आयनिक मटेरियल को अपने अंदर घोल सकता है, इसलिए ये बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन के लिए हमें फैसिलिटेट करता है, मदद करता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारी आयोनिक और वो चीज़ें घुल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कोहेसिव और एडेसिव। चिपकने से आप ये याद रखना, कोहेसिव मतलब अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी चिपचिपा होता है। ओके, पानी गीला होता है। कोहेसिव क्योंकि अट्रैक्शन होता है कि वाटर मॉलिक्यूल। एडेसिव कैसे कहेंगे? अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर सरफेस। पानी को टेबल से अट्रैक्शन याद रखोगे तो एडेसिव आपको याद रहेगा। पानी का एडेसिव नेचर कैपिलरी एक्शन करने में उसकी मदद करता है, और कैपिलरी एक्शन का आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन। वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस आर टाइटली पैक्ड एंड अलाउ सम इंसेक्ट टू वॉक ऑन वाटर। सरफेस टेंशन इसका काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे में फंसा हुआ होता है पानी के अंदर, तो इतने फंसे हुए होते हैं कि इंसेक्ट के पैर उस पर आराम से चल सकते हैं, पानी के अंदर डूबेगा नहीं इंसेक्ट। मतलब समझ पा रहे हो कि ये इतना सरफेस टेंशन होता है कि उस इंसेक्ट के लिए तो पेपर के जैसा काम करेगा कि वो पेपर के ऊपर चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी ऑफ आइस। आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। मतलब जो पानी है ना तुम्हारा, उससे कम घनी होती है आइस, इसीलिए वो पानी में फ्लोट कर रही होती है। और ऐसा नहीं हुआ होता तो समुद्र का सारा पानी जो ग्लेशियर के पास है वो सारा जम चुका होता, तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सब मर चुकी होती। और ये बर्फ तैरती है ना, इसका फायदा ये होता है कि अब ऊपर ऊपर से जमेगी, नीचे वाला जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। वो जो जमेगी वो ऊपर तैरेगी ना, क्योंकि कम घनी होती है, तो नीचे वाला तो लाइफ मेंटेन रहा ना। अब यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस है पानी का, हम क्यों पिए? सो मीडियम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन करवानी हो उसके लिए जरूरी होता है, यानी कि ज्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन पानी के अंदर ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब दो रिएक्टेंट है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो, उस चीज में सहायता करता है पानी। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश बायोकेमिकल रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होती है। वाटर रिएक्टेंट के इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है, मतलब बिचौलिए का काम करता है कि आओ भाई तू भी बैठ और बैठ के बातचीत कर ले। और इस तरीके से हमारे शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो अच्छे से सक्सेसफुली होती रहती है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट nutrients and waste product in organism, blood and lymph are water based. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। अगर आपने कुछ खाना खाया है और आपको उस खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं तो शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचाने का काम, हर एक सेल के पास पहुंचाने का काम पानी ही करेगा। और जितना वेस्ट वो जनरेट करेगी, वो सेल जनरेट करेगा आफ्टर ईटिंग दैट न्यूट्रिएंट, सो उस वेस्ट को वापस लाके और तुम्हारे शरीर से बाहर करने में भी हेल्प करता है पानी। जो हमारा खून है और लिम्स होते हैं वो पानी क्या ही, मतलब उसी के आधार पे बने हुए चीजें हैं। सो पानी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड और लिम्फ वाटर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर का रेगुलेशन करने का काम करता है। देखो, पानी की हाई स्पेसिफिक हीट स्टेबल बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करती है और इवेपोरेशन से शरीर को ठंडा रखती है। इसकी वजह से इवेपोरेशन अगर होगा, यानी कि पसीने आएंगे, पसीने उड़ेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारे शरीर को ठंडक महसूस होगी। जो पानी की हाई स्पेसिफिक हीट है वो मेंटेन करने का काम करते हैं टेम्परेचर को। हाई स्पेसिफिक हीट हेल्प्स मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। और जो इवेपोरेशन होता है, यानी कि पानी भाप बन के जो उड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो
रह जाती है हमारे शरीर के अंदर, और जो गर्माहट थी वो पानी के साथ उड़ के चली गई। तो जिसकी वजह से हम रिलैक्स महसूस करते हैं, हम रिलीफ महसूस करते हैं। वरना इस गर्मी में तो सर्वाइवल हमसे हो ही नहीं पाता अगर हमारा शरीर पसीना बाहर नहीं निकाल रहा होता, क्योंकि पसीने में है पानी, और पानी क्या कर रहा है, शरीर के अंदर जो हीट का टेम्परेचर बढ़ गया था ना, जितना टेम्परेचर शरीर का बढ़ा था वो अब पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको उसके अंदर भी काफी सहन शक्ति है। जब तक उसकी क्षमता होगी वो तब तक ऑब्जर्व करेगा, फिर जाके इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो फिर इसीलिए उसकी जो इवेपोरेशन होने की प्रक्रिया है वो उस गर्माहट को लेके ऊपर उड़ती है और हमारे शरीर को ठंडा महसूस करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूब्रिकेशन, मतलब ल्यूब्रिकेंट की तरह ये काम करता है। एक्ट एज ए लुब्रिकेंट इन जॉइंट्स एंड बॉडी कैविटी, जो हमारे शरीर के अंदर जो कैविटीज वाली जगह है, जहाँ पे जॉइंट है, घुटनों का हुआ, हाथ पैर में जहाँ पे भी हुआ, तो वहां पे घिसने को कम करने के लिए पानी एक सहायता करता है, यानी कि फ्रिक्शन कम हो उसके लिए ल्यूब्रिकेंट की तरह पानी काम करता है। पानी जॉइंट और बॉडी की जो कैविटी है उसमें ल्यूब्रिकेशन के रूप में कार्य करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अच्छे से पानी पियो, इसका मतलब। क्यों फिर गोडे दर्द करते हैं, ये जो क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी था, वो लुब्रिकेशन का काम करने वाला था। पानी तुम पीते नहीं हो तो फिर क्या होगा, फिर तो घसेंगे ही ना हड्डियां। तुम उसको लुब्रिकेट नहीं करो। एक मशीन को भी चलने के लिए उसमें ऑयल डालते हो ना, तो अपने शरीर में पानी नहीं डाल सकते। अच्छे से पानी पिया करो आज के बाद, नहीं तो बुढ़ापे में सेधेगा, फिर घुटने दर्द करेंगे। बैठ के शांति से पानी पियोगे, अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर भी पानी का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में भी ये जरूरी होता है। पानी फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एसेंशियल होता है। जो ये स्पर्म होता है वो किसी मीडियम में तैरता हुआ जाता है, तभी फीमेल ओवल के पास पहुंच पाता है ना। वो जो लिक्विड है उसमें भी पानी होता है, तो उसमें भी जरूरी है ना। यानी कि तुम्हारा जीवन तो ये सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, वंश को भी आगे बढ़ाने में पानी मदद करता है। क्योंकि अगर ये वो मोबिलिटी करने में मदद ना करता तो वो स्पर्म कभी ओवल के पास पहुंच नहीं जाता और आपका वंश नहीं बढ़ता। तो देखो, रिप्रोडक्शन में भी हमारे पानी का रोल है, क्योंकि हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी में पानी का क्या क्या रोल है। इसलिए ये पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, आपका जो रिप्रोडक्शन हो पाया है उसमें भी पानी की ही सहायता से, वो उसके योगदान से हुआ है फ्यूचर। ओके, तो यार आज तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया पानी के बारे में। मैंने तो काफी सारी बातें इनमें से पहले सुनी भी नहीं थी। ये चीज किस किस को लग रहा है वो कमेंट कर दो नीचे जाके, अभी इस वीडियो के नीचे। अब रिप्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब समझते हो, जहाँ के तुम्हें लत लग रही है, जिस जगह पे तुम रहते हो, तुम्हारा घर, वो तुम्हारा हैबिटेट है। उसके बिना अगर तुम्हें 10 दिन कहीं पे छोड़ देना, 11वें दिन आपका मन करेगा वापस अपने घर चलो। तो क्यों? क्योंकि वो आपका हैबिटेट। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ लाइट, यानी कि पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है वो बहुत सारे जीवन को सपोर्ट करता है। मछलियां पल रही है, बहुत सारे लोग तो मछलियों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड है, और हाँ मछलियों को खाते, वैसे और जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और ये सब किसके भरोसे चल रहे हैं? पानी के भरोसे चल रहे हैं। सो मतलब पानी एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा पा रहा है इनको, ताकि ये अच्छे से वहां पे रह पाए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। ओके, सो पानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जीवन है किसी का, उन जानवरों का, उन जंतुओं का, तो और वो कितने सारे जंतु है, एक वाइड विविधता वाले, एक डाइवर्सिटी की रेंज है वहां पे, काफी सारे जीव है, वो सब पानी में रह रहे हैं, वो सब डिपेंडेंट है।
पानी के ऊपर अपने जीवन के लिए, तो उसको एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रदान कर रहा है ये पानी। तो जो हमारा पानी का जीवन है उसके लिए हैबिटेट का काम करता है। सो आई होप आपको याद ही होगा कि हमने बायोलॉजी में पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ल्यूब्रिकेशन पढ़ा है, थर्मल रेगुलेशन पढ़ा है, एंड हैबिटेट भी अब हमने पढ़ लिया है। तो अब पानी का योगदान सेल के अंदर पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल है उसके अंदर पानी का क्या रोल है। सो वाटर इन सेल, सेल में पानी प्रोटोप्लाज्म का एक मुख्य हिस्सा होता है। यह सेल शेप बनाए रखने और कई सेलुलर रिएक्शन में शामिल है। सेल क्या है? कोशिका होती है, उसके अंदर कुछ होता है प्रोटोप्लाज्म नाम का। तो पानी जो है उस प्रोटोप्लाज्म का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उसी के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। यह सेल का जो आकार है उसको मेंटेन करने में, कि गोल मटोल दिखे, गोलू मोलू सा, तो उसको मेंटेन करने में पानी का ही रोल होता है। और बहुत सारी सेलुलर जो रिएक्शन होती है उसमें भी पानी शामिल होता है। अब मेंशन है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का आमतौर पर, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है उसका यूजुअली 70 से 90% वो पानी होता है। और जो पानी है ये सेलुलर एक्टिविटी के लिए आवश्यक है और उन सारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। उस एक आराम से, मतलब जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का मतलब क्या, तुम अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो, एक कॉपी लेके पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ सकते हो। अगर कोई आके डिस्टर्ब करने लग जाए, कोई शोर मचा रहा हो, हाई गल्लो लड़ाई कर रहा हो आपस में, तो क्या उस टाइम पे पढ़ जाओगे? इसका मतलब वहां पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपके पापा आपको टेबल प्रोवाइड कर दे और आराम से क्लास कमरे में आपके में कोई नहीं आया, पढ़ रहे हो आराम से, तो वो एक एनवायरनमेंट बन गया, लाइट वाइट प्रॉपर है आपके पास, वो पढ़ाई का एनवायरनमेंट बन गया। देखो, तो वही वाली बात है, सेलुलर एक्टिविटीज के लिए भी कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होगा, तो वो एनवायरनमेंट पानी प्रोवाइड करता है। परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं कि 70 से 90% प्रोटोप्लाज्म में पानी ही होता है। और ये सभी नेसेसरी एनवायरनमेंट की कंडीशन है जिसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होएगी, वो ये प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी का ही नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया है, रोल इन सेल शेप एंड रिएक्शन। पानी सेल को टर्गर प्रेशर बनाए रखता है, मतलब पानी जो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर है उसको बनाए रखता है। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पानी का क्या रोल है सेल शेप में। मेंटेन सेल टर्गर प्रेशर, कि वो जो सेल के अंदर रह के पानी दीवार को धक्का मार रहा होता है ताकि वो फूला फूला रहे, ओके, पिचके ना तुम्हारा सेल। तो ये टर्गर प्रेशर बनाए रखता है। अगर वो सेल पिचक जाएगा तो सेल के अंदर की सारी कोशिका मर जाएंगी, न्यूक्लियस मर जाएगा ना। तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको चाहिए ना, जिसकी वजह से सेल को फूला हुआ होना चाहिए ना। तो इसीलिए वो काम कौन करेगा भाई? वो पानी करेगा। पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोलाइसिस एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन इसमें पानी अलग हो रहा हो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोलाइसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, इनके बीच में रिलेशनशिप आ सकता है। और वो अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोहेसिव, एडहेसिव और हाई सरफेस टेंशन कैसे प्रभावित होता है? रिसर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोहेसिव, एडहेसिव और हाई सरफेस टेंशन कैसे इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन है, वो कमेंट कर सकते हो आप। हाई स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट
थर्मो रेगुलेशन में कैसे मदद करती है? ये तो आई थिंक आप कर ही दोगे। हाई स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट थर्मल रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन रखने में कैसे मदद करती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको कमेंट में मुझे आंसर करना है। पोलैरिटी के कारण वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट कैसे बन जाता है? ओके, सो अब बारी है छोटे छोटे 2-3 सवालों की। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउ इंसेक्ट टू वॉक इन द सरफेस? हाई स्पेसिफिक हीट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सरफेस टेंशन और कोहेसिव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इंसेक्ट पानी के सरफेस के ऊपर चल सकता है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी जाओ कमेंट करो और वापस आओ। किस प्रॉपर्टी की वजह से इंसेक्ट पानी के सरफेस के ऊपर चल सकता है? आंसर इज यस, इट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो इंसेक्ट होता है वो पानी के सरफेस के ऊपर चल सकता है, डूबेगा नहीं वो इतने आसानी से, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन हाई होता है। सरफेस टेंशन हाई होने का मतलब है जो पानी के मॉलिक्यूल है HOH वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फंस के खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं वहां पे, उनके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो क्योंकि इंसेक्ट तो छोटे से होते हैं, निन्नो से, तो इसीलिए उनके लिए तो एक फ्लोर के जैसा बन गया ना, तो इसीलिए इंसेक्ट उस पर आराम से घूमी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड क्वेश्चन। व्हाई इज आइस लेस डेंस देन लिक्विड वाटर? टेल मी कि आइस कम डेंसिटी की क्यों होती है पिघले हुए पानी से? ऑप्शन 1 है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड लैटिस स्ट्रक्चर बना देता है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए ऐसा होता है। आइस हैज ए लो स्पेसिफिक हीट, आइस की लोअर स्पेसिफिक हीट होती है, इसलिए ऐसा होता है। वाटर हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या हाई लेटेंट हीट है, मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, वेपोराइजेशन करवाना है, तो इसलिए ऐसा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लीज कमेंट में जाइए, आप आंसर करिए कि इसमें से कौन सा जवाब आपका हो सकता है। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर, दिस इज द आंसर फॉर दिस। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है पानी के अंदर वो एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से जो आइस है, आइस का लैटिस स्ट्रक्चर बनने के बाद वो कम डेंस हो जाएगा लिक्विड वाटर से। ओके, जब वो सॉलिडिफाइड होएगा तब लैटिस स्ट्रक्चर बन जाएगा, और लैटिस स्ट्रक्चर नॉर्मल हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर था उससे कम डेंस हो जाता है, दूर हो जाएंगे मतलब मॉलिक्यूल। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 से 90% तक पानी होता है। नाउ अब हमारी बारी है समरी के बारे में पढ़ने की। इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पानी की पढ़ी है, और क्या पढ़ा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस करवाने के लिए इसका सिग्निफिकेंस होता है, और हमने पढ़ा है कि क्रूशियल रोल होता है इसका, सभी लाइफ फॉर्म के लिए जरूरी होता है पानी। हमने यह भी देखा कि पानी सेल के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके अलावा हमने कुछ प्यारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो पढ़े। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैं उन प्यारे क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करने वाले हैं। ओके, और आप प्रैक्टिस करिए MCQ, ये 3 MCQ मैंने किए हैं,
एंड आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैम इस तरीके के क्वेश्चन और पानी के ऊपर बन सकते थे जो आपने वीडियो में नहीं करवाए। ओके, तो आप मुझे सिखाइए, मेरे को जो नॉलेज है वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से हम दोनों का काम चल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे लिए मेरा एक एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब आपने अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट करने में आलकस मत करना, ठीक है? कर देना।